हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 क्लास 11th के लिए। इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा था और फाइनली ये देखा था कौन कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं कंसिडर करने के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सो अब हम आते हैं अगले स्टेप पे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। कोई भी व्यक्ति अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसे ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बेस्ट होगा। इंडिया में हमें अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं। हर एक टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम देख लेते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम इन पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के साथ और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के साथ। फिर आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो हम चालू करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज सोल प्रोप्राइटरशिप? मोस्टली हम सभी रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ओनर से मिलते ही रहते हैं। आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे चले जाइए, घर के आसपास की किराने की शॉप पे चले जाइए, या अपने आसपास ब्यूटी पार्लर चले जाइए, या कोई मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, आइसक्रीम पार्लर पे चले जाइए। ये सारे बिजनेसेस जो भी लोग चला रहे हैं हम उन्हें कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो रन कर रहे हैं। और इन बिजनेसेस के जो ओनर होते हैं, जो ये बिजनेस चला रहे हैं, उनको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सबसे सूटेबल होते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्पेशली जब शुरू में स्मॉल बिजनेसेस चालू होते हैं तो वो इसी फॉर्म के साथ अपना बिजनेस चालू करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risks. Sole proprietor उस टाइप का business organization है जिसे own करने वाला, manage करने वाला और control करने वाला, in short बिजनेस को पूरी तरह से चलाने वाला व्यक्ति एक इंडिविजुअल होता है और बिजनेस से आने वाला जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसका होता है और बिजनेस से संबंधित जितनी भी रिस्क होती हैं वो भी उसी को लेना पड़ती हैं। ये जो वर्ड है सोल प्रोप्राइटर, इसमें सोल वर्ड का मतलब है ओनली एंड प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब होता है ओनर। सोल प्रोप्राइटर हो गया ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। जैसे हमने भी बात की, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन द एरिया ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। छोटे बिजनेसेस जैसे ब्यूटी पार्लर्स हैं, हेयर सैलून्स हैं, स्मॉल स्केल एक्टिविटी करने वाले बिजनेसेस हैं, जैसे एक रिटेल शॉप किसी भी चीज़ की हो सकती है, ग्रोसरी की हो सकती है, मेडिकल स्टोर हो गया। ये सभी फॉर्म हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप के। नाउ अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स देख लेते हैं। पहले बात करेंगे फॉर्मेशन और क्लोजर के बारे में। As far as sole proprietorship is concerned, there is no separate law that governs sole proprietorship. कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना हुआ है इंडिया में जिसके अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस आते हों। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, कंपनीज जितनी भी काम करती हैं देश में वो कंपनीज एक्ट के अंडर आती हैं। पार्टनरशिप बिजनेसेस भी एक एक्ट के अंडर आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी एक एक्ट के अंडर आती हैं। उन्हें सबको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बना है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। देयर आर हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत इसेंशियली पड़ती नहीं है टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। लाइसेंस कुछ बिजनेसेस में लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या कोई केमिकल बिजनेसेस खोलना चाहते हैं, उन केसेस में लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। या आप कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सेल करते हैं तो उस केस में भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।
सो फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो गया और आपको लग रहा है अगर बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसको क्लोज करना भी उतना ही आसान है। सिंपली आपको शटर डाउन करना है और आप बिजनेस बंद कर सकते हैं। सो फर्स्ट फीचर इज देयर इज अ ईज इन फॉर्मेशन एज वेल एज closure of business. Second feature of sole proprietorship is about the liability. So sole proprietorship business के केस में जो भी बिजनेस का ओनर होता है उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी डेट्स मतलब जिस भी टाइप के लोन्स इस ओनर ने लेके रखे हुए हैं अलग अलग जगहों से, अगर बिजनेस करने के लिए उसने कुछ लोन ले रखा है तो ये पूरे लोन चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की होती है। और अगर बिजनेस में घाटा हो जाता है, पैसा नहीं बचता है और लोन चुकाने की फिर भी ज़रूरत है, कुछ लोन फिर भी पेंडिंग है, तो फिर सोल प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल रिसोर्सेज से वो लोन को चुकाना पड़ता है। सो यहाँ एक एग्जांपल लिया है, कोई XYZ ड्राई क्लीनर है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। जब वो बंद हो रही थी तो उसके ऊपर टोटल लाइबिलिटीज थी 80,000 रुपीज़, बट बिजनेस में सब असेट्स जो भी उनकी मशीनरी होगी, कंप्यूटर होंगे, सब कुछ बेचने के बाद 60,000 रुपये बच रहा था। तो इस केस में जो प्रोप्राइटर होगा उस बिज़नेस का, उसे अपनी जेब से 20,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, भले ही वो पैसा उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के ही क्यों ना चुकाना पड़े। सो फीचर नंबर 2 इज अबाउट द लाइबिलिटी which says sole proprietors have unlimited liability. Feature number 3, the sole proprietor is the only risk bearer and profit recipient. तो जो भी रिस्क है बिजनेस में, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अलग अलग टाइप की रिस्क होती हैं बिजनेस में। सो वो भले ही इकोनॉमिक कॉज के कारण हो या कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण कोई रिस्क आ जाए, तो रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को ही बॉर्न करनी पड़ेगी। मतलब पूरी की पूरी रिस्क सोल प्रोप्राइटर को ही लेनी पड़ती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो जो भी प्रॉफिट्स अच्छे कमाएगा वो भी सोल प्रोप्राइटर ही कमाएगा। सो इसलिए कहा जाता है ऑल द बिजनेस प्रॉफिट्स अर्नड बाय द सोल प्रोप्राइटर बिकम्स अ डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, उसने रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस रिस्क का जो भी रिवॉर्ड है वो भी सिर्फ सोल प्रोप्राइटर खुद ही रखेगा। Now next feature is control, और ये फीचर क्या कहता है, the right to run the business and make all the decisions lies absolutely with the sole proprietor. बिजनेस में क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे बिक्री करनी है, कैसे कस्टमर सर्विस करनी है, ये सारी डिसीजन मेकिंग इस अकेले बंदे की होगी जो कि सोल प्रोप्राइटर होगा। And he can carry out all his plans without any interference from others. कोई उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। So this feature of sole proprietorship says that sole proprietor के पास होता है total control over the business decisions. Next is no separate entity. So in the eyes of law के अंतर्गत sole proprietor जो है, जिसे सोल ट्रेडर भी कहा जाता है, और उसके बिजनेस के बीच में कोई अंतर नहीं देखा जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो ओनर होगा बिजनेस का वो ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये पॉइंट आपको ज़्यादा बेटर तब समझ में आएगा जब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे जब हम देखेंगे कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर, बट यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई राम नाम का बंदा है जिसने A1 नाम से मेडिकल स्टोर ओपन करके रखा हुआ है, तो इन द आइज ऑफ लॉ राम और A1 मेडिकल स्टोर दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। और जैसे मैंने कहा आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सो ये फीचर क्या कहता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को कंट्रोल और ओन एक बंदा करता है। सो इन केस उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है या इंसैनिटी हो जाती है, मतलब वो पागल हो जाए या वो जेल चला जाए या उसे कोई फिजिकल एलमेंट हो जाए, मतलब कोई बीमारी हो जाए, या वो बैंकरप्ट हो जाए, मतलब दिवालिया हो जाए, तो इस केस में बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और मोस्टली ऐसे केसेस में वो बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। सो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी इज अनदर फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम बात करेंगे मेरिट्स की, क्या क्या एडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के।
So the very first advantage of sole proprietorship business is quick decision making. क्योंकि सोल प्रोप्राइटर अकेला है डिसाइड करने के लिए जितनी भी चीज़ें उसे बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस जो भी उसे लेने हैं, तो उसके पास पूरी फ्रीडम होती है ये डिसीजंस लेने की। सो उसे किसी और से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये करूं या वो करूं। जैसे जब हम एम्प्लॉय होते हैं तो हमें बॉस की बात सुननी पड़ती है। सो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर यानी जो बिजनेसमैन है वो अपने डिसीजन फटाफट खुद ले सकता है। इससे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उन्हें वो फटाफट कैप्चर कर सकता है। सो क्विक डिसीजन मेकिंग इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट नंबर 2 इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बिकॉज सोल प्रोप्राइटर एक सोल डिसीजन मेकर होता है, तो वो जो भी बिजनेस ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहा है उसे वो अपने तक ही रखता है। सो बिजनेस में कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, सीक्रेसी बनी रहती है। उससे कोई ये जबरदस्ती नहीं पूछ सकता है कि आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, आप कितनी बिक्री करते हैं, आप कितने का सामान परचेस करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन उसे देना ज़रूरी भी नहीं है। इसके अलावा सोल ट्रेडर इज ऑल्सो नॉट बाउंड बाय द लॉ टू पब्लिश फर्म्स अकाउंट्स। दूसरे टाइप के बिजनेसेस में मोस्टली ये ज़रूरी होता है कि फर्म्स के अकाउंट को हर साल पब्लिश किया जाए। पब्लिश करना मतलब प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को बना के उसे सबमिट करना ज़रूरी होता है अलग अलग अथॉरिटीज़ के पास, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसी ज़रूरत नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। सो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। हमने ये अभी फीचर में भी देखा था। सोल प्रोप्राइटर जो होगा उसे बिजनेस से होने वाले सारे बेनिफिट्स खुद को ही मिलेंगे। उसे किसी के साथ भी प्रॉफिट शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी कारण से जो सोल ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम इंसेंटिव मिल सके। सो ये हो गया थर्ड मेरिट। मेरिट नंबर 4, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो अपने खुद के लिए कर रहे हैं। इससे क्या मिलता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन। और अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे ना सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है बट इट ऑल्सो इंस्टिल अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी। सो जो सोल प्रोप्राइटर है अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके अंदर एक सेंस आ जाता है किस चीज़ का कि मैंने कुछ करके दिखाया है, और फिर उसे अपने काबिलियत पर भी भरोसा बढ़ जाता है। मेरिट नंबर 5, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये भी हमने अभी देखा था। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सबसे इजी है फॉर्म करने के लिए भी और क्लोज करने के लिए भी। तो इसमें मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है इसे चालू करने के लिए। कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करता है, और ये सबसे कम रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। कम रेगुलेटेड मतलब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन एज सच सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए नहीं बने हुए हैं इंडिया में। सो जब मन चाहे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं चल रहा है या किसी कारण से आपको क्लोज करना है तो आप उसे बिजनेस को क्लोज भी बड़े आराम से कर सकते हैं। and it totally depends on the wish of the owner. अब on the flip side कुछ limitations हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिसोर्सेज को लेके। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ ओनर के होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से ला सकता है बिजनेस को चालू करने के लिए या बढ़ाने के लिए? अपनी पर्सनल सेविंग से या कुछ पर्सनल उधार लेके, फ्रेंड से, फैमिली से। लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली नए बिजनेसेस को जो बैंक्स होते हैं और अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो भी लोन्स देते हैं, वो सोल प्रोप्राइटर्स को इतनी इजीली लोन देना पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म लोन्स। और वो देते भी हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। इसका कारण ये होता है कि मोस्टली देखा गया है कि अगर 100 सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ओपन हो रहे हैं तो उसमें से 70 बंद हो जाते हैं, सिर्फ 30 ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो बैंक्स को लगता है उनका पैसा डूब जाएगा, इसलिए वो लोग लोन्स देना प्रेफर नहीं करते हैं सोल प्रोप्राइटर्स को, और इस कारण से बिजनेस को बढ़ाने में मुश्किल आती है और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जनरली स्मॉल रह जाते हैं। बिना पैसे के, बिना एडिशनल पूंजी के एक्सपेंशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट्स भी बहुत बड़े बड़े नहीं कमाते हैं, छोटे प्रॉफिट्स कमाते हैं जिससे आपकी रोजी रोटी चलती रहती है। इतनी इनकम आती है कि घर चल जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिजनेस को एक्सपांड कर लें, बड़े लेवल पे कर लें, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने कीन नहीं होते हैं सोल प्रोप्राइटर्स को लोन देने के लिए। अगली लिमिटेशन है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये भी अभी हमने फीचर्स में देखा था। क्योंकि बिजनेस को ओन और रन सिर्फ एक आदमी करता है,
एक व्यक्ति करता है तो इन केस उसकी डेथ हो जाए या उसको इंसैनिटी हो गई या इम्प्रिजनमेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, बैंकरप्ट हो गया, तो बिजनेस के क्लोज होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. नाउ द थर्ड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर अकेला मालिक होता है तो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है. अगर बिजनेस फेल हो गया तो जो भी उसके क्रेडिटर्स होंगे वो सारा पैसा उसी से रिकवर करेंगे, ना सिर्फ फ्रॉम हिज बिजनेस एसेट्स. मतलब जो भी उसके शॉप में रखे हुए एसेट्स होंगे, जैसे अगर शॉप में रेफ्रिजरेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर लगा हुआ है, उन सब को बेचने के बाद भी अगर कुछ लोन बचता होगा वो प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल एसेट से ही चुकाना पड़ेगा. और यही एक बड़ा कारण है कि सोल प्रोप्राइटर खुद डायरेक्टली जाके लोन लेके स्पेशली कुछ नया इनोवेशन करने की या एक्सपेंशन करने की कोशिश नहीं करते हैं. लिमिटेशन नंबर 4, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. अब देखिए, बिजनेस चलाने में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अलग अलग मैनेजरियल टास्क होते हैं. सो सामान परचेज करना, सामान को बेचना, फाइनेंसिंग के सारे काम करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सारी चीज़ें ओनर को ही करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रख नहीं सकता, क्योंकि उसे बहुत सारी सैलरी देनी पड़ेगी. और सेकेंडली ऐसा भी बहुत कम होता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल मिल जाए जिसको परचेजिंग का भी बहुत बढ़िया नॉलेज है, सेलिंग का भी बढ़िया नॉलेज है, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, हर चीज़ का नॉलेज हो, ऐसा होता नहीं है जनरली. सो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी के कारण जो भी डिसीजन मेकिंग करता है सोल प्रोप्राइटर, वो हमेशा बैलेंस्ड नहीं मानी जा सकती. ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट ऑप्शंस को ही चूज़ करे जब भी उसे कुछ डिसीजन लेना है. और चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो एम्प्लॉयज़ को हायर और रिटेन करने में उतना केपेबल नहीं होता है. अब हम आते हैं क्रक्स के ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप के, और ये क्या कह रहा है, दो सोल प्रोप्राइटरशिप सफर्स फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं. जो भी बिजनेस चालू करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करते हैं, वो उसे मोस्टली चूज करते हैं उसके इनहेरेंट एडवांटेजेस को देख के. सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये बहुत सिंपली ओपन किया जा सकता है. इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल. बहुत सारे गिच पिच रेगुलेशंस नहीं होते हैं इसमें. सो वो सारे बिजनेसमैन जिन्हें स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है या कस्टमर्स को पर्सनलाइज सर्विसेज देना है, वो सभी लोग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चूज करना प्रेफर करते हैं. सो अभी तक हमने क्या देख लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. सो हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में. अब हम चलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड फॉर्म के बारे में जानने के लिए, और इसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है. और ये इंडिया का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है. अब जैसा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखा था कि उसमें एक सिंगल ओनर होता है, यहाँ सिंगल ओनर की जगह पे एक पूरी की पूरी फैमिली होती है जो कि बिजनेस को ओन करती है. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. तो जो फैमिली की हमने बात की, जो इस बिजनेस फॉर्म को ओन करते हैं, उसे कहते हैं HUF, जिसका फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो जो बिजनेस फॉर्म है उसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और जो फैमिली इस बिजनेस को ओन और मैनेज और रन करती है उसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF इन शॉर्ट. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न होता है हिंदू लॉ के अंडर. सो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई लॉ नहीं है जिसके अंडर उस टाइप का बिजनेस फॉर्म होता है और रन होता है. बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में कुछ लॉज बना के रखे हुए हैं गवर्नमेंट की ओर से, जिसके अकॉर्डिंगली इस बिजनेस को चलना पड़ता है. सो हम ये कहते हैं कि इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ. अब हमने अभी यहाँ देखा था कि इस बिजनेस को पूरी की पूरी फैमिली ओन करती है और रन करती है, तो ये ओनरशिप है ये पूरी की पूरी फैमिली के पास है. तो जो बेसिस ऑफ मेंबरशिप है इस बिजनेस में, जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी ओनर्स होंगे बिजनेस के, वो होंगे बाय बर्थ.
तो फैमिली में जिसने भी जन्म लिया है वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का ओनर बन जाता है। और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली 3 सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ अ फैमिली कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। सो एक जो बिजनेस पुराना चला अगर आ रहा है तो उसकी 3 पुश्तें, 3 जनरेशंस में जो भी लोग पैदा हो रहे हैं वो सारे मेंबर्स बन सकते हैं। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जो कंट्रोल करता है, ओनरशिप तो पूरी की पूरी फैमिली के पास होती है, बट कंट्रोल जो करता है वो करता है घर का मुखिया, विच इज़ कॉल्ड द हेड ऑफ द फैमिली। और वो जनरली होता है घर का सबसे बड़ा सदस्य और उसे कहा जाता है कर्ता। सो कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हालांकि बिजनेस में जो ओनरशिप है सभी मेंबर्स के पास इक्वल ओनरशिप राइट्स होते हैं। सो जितना हिस्सा कर्ता का है उतना ही हिस्सा दूसरे सभी मेंबर्स का भी है, वो कितने ही छोटे या बड़े क्यों ना हो। सो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास इक्वल ओनरशिप राइट होता है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर। तो बिजनेस जिसने भी चालू किया होगा एंसेस्टर ने, उस बिजनेस में सभी का ओनरशिप राइट इक्वल होता है। और इन सभी फैमिली मेंबर्स को को पार्टनर्स कहा जाता है। सो कर्ता हो गया मुखिया फैमिली का, जो कि सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है और एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का। एंड को पार्टनर्स आर द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट फीचर इज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। सो फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली में और उनके पास एंसेस्टरल प्रॉपर्टी जो उन्होंने इनहेरिट की है वो होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो उनके पुरखों से मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल पिता की डेथ हो जाती है तो घर में बच्चों के पास प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस मिल जाता है। सो इन केस ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए फैमिली में और इन दोनों मेंबर्स के पास ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, क्योंकि मेंबरशिप बर्थ से डिटरमाइन होती है, जो भी इस घर में पैदा होगा वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा, तो कोई फॉर्मल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है बिटवीन द को पार्टनर्स। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सो पहला फीचर हो गया फॉर्मेशन से रिलेटेड। फीचर नंबर 2, लायबिलिटी। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में कर्ता को छोड़ के बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं फैमिली में, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू देयर शेयर ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बट जो कर्ता होता है बिजनेस का, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इन केस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से कोई लोन लेके रखा हुआ है और बिजनेस ठीक से नहीं चलता है, तो जितने भी मेंबर्स होंगे जिनको को पार्टनर्स हम कह रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर कर्ता, उनकी लायबिलिटी कितनी होगी लोन को चुकाने से रिलेटेड वो डिपेंड करेगी उनका शेयर कितना है बिजनेस के अंदर। उनको पर्सनली अपने जेब से कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं होगी, बट कर्ता के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और वो जनरली इसलिए होती है क्योंकि कर्ता ही इसेंशियली बिजनेस को रन करता है। फीचर नंबर 3, कंट्रोल। तो ये हमने देख ही लिया है, कर्ता के पास पूरे बिजनेस का कंट्रोल जनरली होता है। सारे डिसीजन मेकिंग के काम कर्ता ही करता है और कर्ता ही ऑथोराइज्ड होता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी। और कर्ता का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है ऑन ऑल अदर मेंबर्स। इसीलिए वो जो लायबिलिटी की बात है, कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जो भी डिसीजन कर्ता ले रहा है वो सारे दूसरे को पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होती है। सो ये हो गया फीचर कंट्रोल के बारे में। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। अब इन केस कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली में वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाता है। सो कम से कम यहाँ बिजनेस में तो स्टेबिलिटी बनी रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने देखा था, अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो फिर बिजनेस को बंद करने की नौबत आ जाती है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। जो भी अगला बड़ा सदस्य है घर का वो बिजनेस में कर्ता बन जाता है। बट फिर भी किसी कारण से अगर बिजनेस को बंद करना है तो सारे को पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट के साथ मिलकर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। फीचर नंबर 5, व्हाट अबाउट माइनर मेंबर्स। तो क्योंकि एज पर दिस बिजनेस मेंबरशिप बर्थ से ही डिटरमाइन हो जाती है, तो माइनर्स भी HUF में मेंबर्स हो सकते हैं। माइनर्स मतलब बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं।
बाय बर्थ। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो पहला मेरिट है इफेक्टिव कंट्रोल। इसका कारण ये है कि कर्ता के पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर होती है। कर्ता सारे डिसीजंस बिजनेस में लेता है और कोई भी मेंबर उनके साथ इंटरफेयर नहीं करता है। इससे झगड़े कम होते हैं, डिस्प्यूट्स होने की चांसेस कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं और प्रॉम्प्ट और फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो पाती है। मेरिट नंबर 2, अभी हमने जैसे देखा कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। इवन इफ कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाता है, तो यहाँ बिजनेस को बंद करने की नौबत नहीं आती है। सो ये एक एडवांटेज है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। अगला मेरिट ये है कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी है, को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है एक्सेप्ट फॉर कर्ता। सो ऑल को पार्टनर्स मतलब सारे मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर द कर्ता, उनकी लायबिलिटी कितनी होती है, जितना भी उनका शेयर है बिजनेस में बस उतनी लिमिटेड लायबिलिटी होती है उनकी। सो इन सब मेंबर्स के लिए रिस्क वेल डिफाइंड है और प्रिसाइज है। सो ये है मेरिट नंबर 3 ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मेरिट नंबर 4 इज इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। तो क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में HUF बिजनेस को रन करती है, बिजनेस में सब ओनर्स फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी ज़्यादा होती है। अगर बिजनेस अच्छा काम कर रहा है तो सभी को खुशी होती है और सारे के सारे मेंबर्स कोऑपरेट करते हैं बिजनेस को रन करने में। अब बात कर लेते हैं कुछ लिमिटेशंस की। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। अगेन कैपिटल की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे भी बनी रहती है, बिकॉज जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उतनी ही आपकी कैपिटल है, मान के चलिए। सेकेंड लिमिटेशन ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की, तो कर्ता को न सिर्फ बिजनेस में सारी डिसीजन मेकिंग करनी है और बिजनेस को डे टू डे मैनेज करना है, बट इन केस अगर कुछ अनलिमिटेड लायबिलिटीज किसी तरह की आ जाती हैं तो उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो बिजनेस डेट्स को रीपे करना पड़ेगा। अगर कुछ लोन लिया है बिजनेस ने तो उसके रीपेमेंट की पूरी जिम्मेदारी कर्ता के ऊपर आ जाती है। दूसरे मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड है उनके अपने अपने बिजनेस में जो शेयर है उसके हिसाब से, बट कर्ता के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेशन नंबर 3 इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। सो कुछ फैमिली बिजनेसेस में ये देखा गया है कि बिकॉज कर्ता इंडिविजुअली सारा बिजनेस को मैनेज करता है, तो ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पे दूसरे मेंबर्स कर्ता की डिसीजन मेकिंग से सहमत नहीं होते हैं, बट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज कर्ता के पास होती है तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। सो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है फैमिली के अंदर और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे पूरी की पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ब्रेकडाउन हो गया है, तो वो फैमिली अलग जगह जाके रहने लग जाती है और ये बिजनेस बंद हो जाता है। सो डोमिनेंस ऑफ कर्ता इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। जैसा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप केस में देखा था, अकेला जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो सारे काम तो नहीं कर सकता, हर चीज में वो मास्टर या एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। उसी तरह कर्ता को भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर चीज में एक्सपर्ट हो। कर्ता भी एक इंडिविजुअल ही है, सो जरूरी नहीं है उसको पूरा का पूरा ज्ञान हो बिजनेस रन करने को लेके, और वो कई बार गलत डिसीजन के कारण बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर देता है। सो हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली मे रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ लेट ये देखा जा रहा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इंडिया में, और इसका मेन रीजन ये है कि नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज देश में कम होती जा रही है। लोग इंक्रीजिंगली दूसरे शहरों में चले जाते हैं, जॉब्स करना प्रेफर करते हैं, तो जो परिवार पहले हुआ करते थे, जो साथ में रहा करते थे, वो अब भी हैं बट उतने नहीं रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे। सो जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। सो यहाँ खत्म होता है हमारा लेक्चर 1। हमने इसमें पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। हमने दोनों बिजनेसेस के फीचर्स देखे, उनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखे। आई होप आपको ये दोनों बिजनेसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।